तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट करने जा रहे हैं फिजिक्स में। और पेपर पास में है तो हम बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि एसी वोल्टेज क्या होता है। तो एसी वोल्टेज बच्चों, द वोल्टेज विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली इज कॉल्ड एसी वोल्टेज। जैसे कि ये आपका ये साइन वेव है, एसी वोल्टेज साइन वेव की फॉर्म में होगा, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कर चुके हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ईएमएफ को हम एसी वोल्टेज को ई से भी डिनोट कर सकते हैं और वी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या कर रहा है, हाफ टाइम में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, हाफ टाइम में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो रेजिस्टर है और हमने किसी एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया इस रेजिस्टर को, तो होता क्या है बेटा कि हाफ टाइम में करंट, एसी करंट इधर फ्लो होती है, ए टू बी फ्लो होगी और अदर हाफ में बी से ए होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि हाफ टाइम में ए पॉजिटिव रहेगा, इधर वाला पार्ट पोलैरिटी और इधर नेगेटिव, अदर हाफ में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हाफ टाइम में वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अदर हाफ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज क्या है, अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियडिकली चेंज कर रहा है। तो जैसे कि ये मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर कम होते होते जीरो हो गया, फिर अब डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा हो रहा है वोल्टेज और फिर कम हो रहा है। तो द वोल्टेज विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली इज कॉल्ड एसी वोल्टेज। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है, मैक्सिमम जो एसी वोल्टेज होगा उसकी जो, उसको हम पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज कह सकते हैं, ई नॉट है, ठीक है। ये प्लस ई नॉट और ये माइनस ई नॉट के बीच में एसी वोल्टेज वेरी करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम एसी करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली एसी करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कि टाइम के रिस्पेक्ट में करंट आई क्या हो रही, ज़्यादा हो रही फिर कम हो रही है ना, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर रही। हाफ टाइम में क्या होगी, ए से बी फ्लो होगी, अदर हाफ क्या होगी, बी से ए की तरफ फ्लो हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। हाफ टाइम तक किधर फ्लो होगी, ए से बी, अदर हाफ में बी से ए, ठीक है। तो एसी करंट को भी एसी वोल्टेज की तरह डिफाइन कर सकते हैं। द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली इज कॉल्ड एसी करंट कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों एसी करंट को भी हम आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कह सकते हैं हम। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा है बेटा 2 पाई न्यू होता है। ओमेगा में क्या छिपा हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है, 1 टाइम पीरियड होती है, ठीक है। तो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, अब हम लोग एक नया टॉपिक अब करने जा रहे हैं। हमने एसी वोल्टेज एसी करंट को डिफाइन कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट है, ठीक है कि नहीं। तो देखो ऐसा है कि अगर हम मीन वैल्यू पूरे टाइम पीरियड पे निकालेंगे ना बेटा, तो 0 से लेकर टी हाफ, तो फर्स्ट हाफ में क्या होगी, पॉजिटिव, और सेकेंड हाफ में क्या होगी, नेगेटिव। एवरेज लोगे तो 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर जब आप सम करते हो ना, तो इस प्लस के लिए ये वाला माइनस है, इसके लिए यहाँ पे है नेगेटिव, इसके लिए ये वाला नेगेटिव है, इसके लिए। तो अगर इंटीग्रेट करोगे या आप हर फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई इन फर्स्ट हाफ, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, देर इज करस्पॉन्डिंगली सेम नेगेटिव वैल्यू इन लोअर हाफ, यहाँ पे मिल जाएगी, नेगेटिव हाफ में मिल जाएगी। तो जब सम करोगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा एवरेज क्या होगा सबका, 0। तो जब हम सम करेंगे तो इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ऐसे सब पेयर वाइज कैंसिल हो जाएगी। पूरे इंटीग्रेट करके भी देख लो कि पूरे एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम क्या करेंगे कि, तो ऐसे तो सोचोगे कि करंट ही नहीं फ्लो होगी, जबकि करंट फ्लो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम हाफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हाफ टाइम पीरियड के लिए, मतलब टी हाफ के लिए। पूरे टाइम पे एवरेज निकालने की जगह हाफ टाइम के लिए हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो कैसे निकालेंगे एवरेज, कैसे निकालेंगे एवरेज करंट को हम अभी फिलहाल आई ए बी एवरेज करंट या आई एम कह देंगे हम, ठीक है। तो हाफ टाइम में बेटा कितना टोटल चार्ज फ्लो हो गया और टोटल टाइम कितना, जो कि टी हाफ है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल
एक तो पहली बात तो एसी जो करंट फ्लो हो रही है वो आई इक्वल टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। डिफाइन कैसे करेंगे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट को बेटा, कि ये एक ऐसी एक तरीके से इमेजिनरी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है करंट की, जो सेम चार्ज फ्लो करा दे जितना कि चार्ज एसी करंट जो है वेरी करके करा पाती है। मतलब एसी करंट जितने टाइम में कभी ज़्यादा कभी कम होकर जितना चार्ज हाफ टाइम में फ्लो करा पाएगी एसी करंट, उतना एक कांस्टेंट कोई ऐसी करंट होती जो हाफ टाइम पीरियड में करंट फ्लो हो जाती और सेम चार्ज फ्लो करा देती। तो उस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट को क्या कहेंगे हम, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड बाय डेफिनेशन आपको पता है कि बेटे आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। वी कैन राइट डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई डी टी हो जाएगा, ठीक है। बट आई तो आपका कितना है, आई इक्वल टू कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम आई को हम आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी कह देंगे हम, ये डी क्यू हो गया। तो टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना कितने टाइम में, 0 से टी हाफ टाइम में, हाफ टाइम पीरियड में, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इस डी क्यू को, और ये आएगा आपका टी की वैल्यू 0 से लेके टी की वैल्यू टी हाफ तक हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। दैट इज 0 टू टी हाफ, और इस डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी है बेटा। इस आई नॉट को हम कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे बेटे, आई नॉट कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, 0 टू टी बाई टू साइन ओमेगा टी हो गया। अब ये आई नॉट साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो माइनस कास ओमेगा टी अपान, चेन रूल इंटीग्रेशन में भी यूज़ करते हैं, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे टी की जगह साइन टी होता तो माइनस कास टी कह देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट टी की जगह यहाँ पे ओमेगा टी आ रखा है बेटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, टी और टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा, इस ओमेगा से हम डिवाइड कर देंगे, हम चेन रूल लगा दिया, ठीक है कि नहीं। 0 टू टी हाफ हो गया। अब आप देखो कि आई नॉट, ये माइनस भी साइन बाहर निकाल दीजिए आप, और ये ओमेगा भी निकाल दीजिए, बचा क्या आपका कास ओमेगा टी है बच्चों, कास ओमेगा टी 0 टू टी बाई टू हो गया, दैट इज माइनस आई नॉट अपान ओमेगा, कास ओमेगा को तोड़ सकते हो आप 2 पाई अपान टी टी, माइनस कास कितना हो गया बेटे 0, कास 0 हो गया बेटा, ठीक है। ये स्मॉल टी की जगह क्या डाल दोगे आप, ये स्मॉल टी ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट डाल दोगे कितना, टी बाई टू, कास 0 हो गया, टी से टी काटा, 2 से 2 काटा बेटा, तो माइनस आई नॉट अपान ओमेगा, कास पाई कितना होता है, कास पाई बचा -1, कास 0 1 है, -1, -2 और माइनस आई नॉट क्या हो जाएगा, +2 आई नॉट अपान ओमेगा है बेटे। इसको हम कह सकते हैं 2 आई नॉट, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपान टी है, 2 ये कट जाएगा है ना, टी पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई नॉट टी अपान कितना हो गया, पाई हो गया बेटा। यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आई नॉट टी अपान पाई आ गई, ठीक है कि नहीं। अच्छा, बाय डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, कि बाय डेफिनेशन जो हम एवरेज करंट हम निकालेंगे, आई एवरेज या मीन वैल्यू, वो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ और टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। हाफ टाइम में टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया बेटा, आई नॉट टी अपान पाई, ठीक है। और ये टाइम कितना था आपका, टी बाई टू, ये सारा पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई नॉट टी अपान पाई, नीचे टी 2 ऊपर, टी से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका बेटे, आई एवरेज इक्वल टू कितना होगा, 2 अपान पाई आई नॉट हो गया, ये आपका मीन वैल्यू आ गई, एवरेज वैल्यू आ गई। 2 को पाई से डिवाइड करोगे अगर तो कितना हो जाएगा, 0.367 आई नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो 0.637 आई नॉट आ गया बेटा। अच्छा, अब नोट में याद रखना कि सपोज करो कि ये करेक्ट आई एवरेज आ गई आपकी, ठीक है कि नहीं, या मीन वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, इसी को मीन वैल्यू भी कह सकते हैं हम, आई एम भी कह सकते हैं। तो मीन वैल्यू अगर आपकी आ गई है 2 अपान पाई आई नॉट, आप एक बात बताओ, दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, आर से, रेजिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई करें हम 2 अपान पाई आई नॉट आर से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई एम आर क्या हो जाएगा आपका ई एम,
2/पाई आई नॉट आर क्या हो जाएगा आपका ई नॉट हो जाएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि मीन वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इक्वल टू 2/पाई ई नॉट, 2/पाई क्या होगा 0.637, पाई 3.14 से 2 को डिवाइड करोगे 0.367, ये ई नॉट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग RMS वैल्यू ऑफ AC करंट करेंगे। सपोज करो किसी इंस्टेंट पे AC करंट की जो इक्वेशन है वो I इक्वल टू क्या है I नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ AC करंट एट एनी इंस्टेंट कैन बी गिवन एज I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि हाफ टाइम करंट A से B जाएगी AC करंट, और अदर हाफ में क्या होगी B से A जाएगी। कुछ हीट मान लो A से B जाने में डेवलप हुई और कुछ हीट B से A में। टोटल हीट कैलकुलेट कर ली हमने, कितने टाइम में सब हुआ, एक T टाइम पीरियड में, ठीक। तो ये जब A से B गई या B से A, इसमें करंट कभी ज़्यादा हो रही कभी कम हो रही है ना, चेंज कर रही है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। तो हम सोचें कि एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू हो, फ्लो हो इस रेजिस्टर R के थ्रू जो सेम टाइम पीरियड में सेम हीट डेवलप कर दे, लेकिन कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो। तो उस कांस्टेंट वैल्यू तो जो करंट की उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, देखो आपको फार्मूला पता है ना कि H इक्वल टू वैसे क्या होता है I स्क्वायर RT, ये पढ़ा हुआ है आपने, ये तो 10th क्लास में ही पढ़ लिया था। एक बात बताओ, अगर करंट I फ्लो होती है रेजिस्टर R के, तो I करंट फ्लो होती है किसमें, रेजिस्टेंस R में T टाइम के लिए, तो हीट इतनी डेवलप होती है। अगर टाइम बहुत स्मॉल है DT है तो हीट भी बहुत डेवलप कम होगी DH। तो I क्या होगा इस DT टाइम में, इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, सपोज करो कोई करंट जो है ना इंस्टेंटेनियस करंट I फ्लो हो रही है, तो इस I को हम I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ डाल देंगे हम, I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी RDT हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं, I नॉट का स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT DH हो गया। अब हम इंटीग्रेट करके टोटल एच निकालेंगे, मतलब कौन से कितने टाइम तक, 0 से लेके T तक। अब कहोगे आपकी हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट किसके कंटेक्स्ट में रखनी है, बेटा लिमिट DT आ रहा है ना यहाँ पे, DT के बता रहा है कि हमें लिमिट टाइम के रिस्पेक्ट में रखनी है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके T तक। तो 0 से लेके T तक टाइम पे इस एक टाइम पीरियड में हम हीट टोटल कैलकुलेट करने वाले हैं। DH को इंटीग्रेट करेंगे, DH की वैल्यू कितनी है I नॉट का स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT। आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होती है। बायो वाले बच्चे स्पेशली याद रखें, मैथ्स वाले बच्चों को तो पता ही है ये चीज़, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा हमारा ओमेगा टी है। I नॉट का स्क्वायर, ये चीज़ क्या है कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेंगे हम, यानी कि हम H इक्वल टू I नॉट स्क्वायर तो हमने निकाल लिया बाहर, बचा क्या आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस साइन 0 टू T, और इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस कास 2 थीटा की जगह क्या बेटा यहाँ पे ओमेगा टी है, तो कास 2 ओमेगा टी अपान 2 DT हो जाएगा, दैट इज I नॉट का स्क्वायर R, ठीक है। 2 भी बाहर निकाल दीजिए आप, अंदर बचा क्या आपका 0 टू T 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी DT। देखने में 1 है लेकिन एक्चुअली 1 की DT से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा DT का इंटीग्रेशन क्या होगा DT की बेटे इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा DT की इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर R/2, है ना। इसको आप ऐसे समझ लें कि 0 टू ये DT की इससे मल्टीप्लाई DT, है ना बेटे, और माइनस cos 2 ओमेगा टी DT हो गया, और लिमिट इकट्ठी एक साथ यहाँ 0 टू T कर दो आप, ठीक है। तो दैट इज I नॉट का स्क्वायर R अपान 2 हो गया बेटे, और DT का इंटीग्रेशन क्या हो गया T माइनस cos 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2
ओमेगा 0 टू कितना हो जाएगा, टी हो गया। इस ओमेगा को, ऊपर वाले ओमेगा को हम बेटा क्या डाल देंगे, 2 पाई/टी डाल देंगे ये वाले नेक्स्ट स्टेप में। तो बेटा h इक्वल टू I0 का स्क्वायर R/2 टी माइनस साइन 2 इंटू ये जो ओमेगा था ना अभी लास्ट पेज पे, तो 2 पाई/टी इंटू T/2 ओमेगा 0 टू टी। ध्यान रखना मैं पेज नंबर भी डाल रहा हूँ, P1 P2 P3 P4, फोर्थ पेज है, इनकी पीजे बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप वीडियो एक बार देख के वीडियो और ऊपर एक बार फिर नोट्स देख लेना, सारा रट जाएगा आपको, ठीक है। तो I0 स्क्वायर R/2 टी हो गया। एक बार बताओ ये साइन 4 पाई/टी होगा कि नहीं, 4 पाई/टी इंटू स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या डिफरेंस है, स्मॉल टी कोई भी टाइम हो सकता है, वेरिएबल है, और कैपिटल टी फिक्स्ड है, 2 सेकेंड 4 सेकेंड वो टाइम पीरियड है एसी वोल्टेज का या एसी करंट का, ठीक है। तो अब हम अपर लिमिट डालेंगे स्मॉल टी की जगह, जहां जहां स्मॉल टी है कैपिटल टी डाला, देखो डाला, माइनस अब जहां जहां स्मॉल टी यहाँ लोअर लिमिट डालोगे तो टी की जगह 0 और ये स्मॉल टी की जगह 0 डाल दोगे आप। तो आपको पता है कि साइन 4 पाई क्या है, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, है ना, वैल्यू 0 होगी। और साइन 0 तो 0 होता ही है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा 0 हो जाएगा। साइन 4 पाई भी 0 है, इस 0 को 2 ओमेगा से डिवाइड करोगे 0, तो ये सारे तीनों स्टेप क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, बचेगा ये वाला टी। तो I0 R स्क्वायर, I0 का स्क्वायर R इंटू T/2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। लेट IRMS इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ एसी करंट है बच्चों, तो देयरफॉर H इक्वल टू कितना हो जाएगा, IRMS स्क्वायर RT। कहने का मतलब है कि ये करंट कांस्टेंट होकर के सेम टाइम में सेम रेजिस्टर के क्रॉस उतनी ही हीट अगर डेवलप कर दे जो कि हमने इंटीग्रेशन से कैलकुलेट की है, बात समझे कि नहीं, मतलब जो टोटल कैलकुलेट किया हमने इंटीग्रेशन वगैरह करके किसी तरीके से हीट डेवलप जो है कैलकुलेट कर डाली, और अगर ये कांस्टेंट होकर के सेम हीट सेम टाइम में सेम रेजिस्टर के क्रॉस अगर फ्लो हो जाए तो वो जो करंट है, करेस्पॉन्डिंग करंट है, उसको हम क्या कह देंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट कह देंगे, ठीक। अच्छा बाई 1 and 2 दोनों हीट सेम है चूंकि, तो I0 का स्क्वायर RT/2 इक्वल टू क्या होगा, IRMS स्क्वायर RT के बराबर होगा। तो इक्वल कर दिया तो ये RT कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, ये IRMS का स्क्वायर इक्वल टू I0 का स्क्वायर बाई 2 है, स्क्वायर रूट लिया तो IRMS इक्वल टू I0 बाई √2। अच्छा नोट, मज़ेदार चीज़ है कि इसमें यहीं पे अगर हम रेजिस्टेंस R से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो IRMS R क्या होगा ERMS, और I0 R क्या होगा E0/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी RMS वैल्यू भी आपकी निकल आई। अब हम लोग डिफरेंट एसी सर्किट्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट्स करने जा रहे हैं, एसी थ्रू डिफरेंट सर्किट्स करने जा रहे हैं, ठीक, जिसमें सबसे पहले एसी थ्रू रेजिस्टर आर, एसी थ्रू रेजिस्टर आर के थ्रू निकालेंगे हम। क्या होता है कि जैसे कि ये रेजिस्टर आर है आपका, ये आर है, ठीक है, और किसी भी इंस्टेंट पे जो एसी वोल्टेज है वो क्या है, E0 साइन ओमेगा टी है। यहाँ पे जो एसी वोल्टेज की इक्वेशन है इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ई जो है फंक्शन है किसका, टाइम का, मतलब टाइम के साथ साथ ईएमएफ चेंज होगा, और ये साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पता ही है कि ये साइन फंक्शन ऐसा होगा, है ना। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई आर, दोनों तरफ आर से डिवाइड करो, ई बाई आर इक्वल टू क्या होगा, ये तो इक्वेशन कर दो 1, ये E0 बाई आर, इधर भी आर से डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो क्या देगा, करंट आई आ जाएगी। जब पीक वैल्यू को डिवाइड करोगे तो करंट भी पीक आएगी। फिर भाई एसी वोल्टेज जब पीक पे होगा, मैक्सिमम होगा, तब रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट भी पीक वैल्यू होगी, करंट भी मैक्सिमम होगी। हमें फेज का कैसे पता चलता है, यहाँ भी ओमेगा टी, साइन या कोसाइन के आगे जो भी एंगल होगा वो फेज एंगल होगा। ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, इसका मतलब
AC वोल्टेज और AC करंट दोनों सेम फेज में है, तो बाई 1 and 2 वी सी दैट AC voltage and AC current are in same phase, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम इसका ऐसे ये बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो ये हो गया आपका AC वोल्टेज, AC करंट को थोड़ा नीचे बना देते हैं, ठीक है। ये E का ग्राफ है, ये I का ग्राफ है। E एंड I हम y एक्सिस पे ले रहे हैं और टाइम को हम x एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक साथ मैक्सिमा एक साथ मिनिमा हो रहे हैं, है ना, एक साथ जीरो हो रहे हैं दोनों ग्राफ, तो ये इसका मतलब सेम फेज में है। एंड वन थिंग मोर कि एक और भी ग्राफ हम फेजर डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम इसको रेफरेंस लाइन ले लेंगे तो t टाइम के बाद ये कितना AC वोल्टेज कितना एंगल कवर करेगा, t टाइम के बाद कितना एंगल होगा, ओमेगा t, ये E हो गया। अच्छा, करंट I भी क्या होगा, वो भी सेम फेज में है, तो E और I क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। लेकिन आपके लिए जो न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए जो सबसे अच्छी जो आपको सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये है कि हम करंट I को इसमें ऐसे मान लिया करते हैं और वोल्टेज किसके क्रॉस, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को हम VR कह दिया करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि E कह दो या V कह दो, एक ही बात है। तो V चूंकि रजिस्टर के क्रॉस होगा वोल्टेज, तो हम VR कह देंगे। तो I करंट I और VR मतलब वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर आ रहे इन सेम फेज में दिखा दिया, ठीक है। तो बेटा ये है कि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं AC थ्रू इंडक्टर L। तो एक इंडक्टर L है, ये इंडक्टर L है, कॉइल है, इसके क्रॉस हमने AC वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। इसमें इंड्यूस EMF E क्या होगा, -L/di/dt, सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा होगा बेटा आपने। तो किसी भी इंस्टेंट पे AC वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, E = E0 sin ओमेगा t। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या है कि सिग्मा E = सिग्मा IR बताया था मैंने। सिग्मा E का मतलब क्या है, एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द EMFs अप्लाइड इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप इज इक्वल टू एल्जेब्राइक सम ऑफ द potential drop across the resistances in that loop। तो EMF अप्लाइड कितना है, E है, और यहाँ इंड्यूस्ड EMF कितना हो गया, E, बट यहाँ रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं। तो रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर वहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। तो E की वैल्यू क्या है, E0 sin ओमेगा t, और स्मॉल E कितना है बेटा, स्मॉल E है आपका -L/di/dt। इसको माइनस को उधर भेज दो, राइट साइड हो गया। di इक्वल टू क्या होता है, E0/L sin ओमेगा t dt एक तरफ भेज दिया, टाइम वाला फंक्शन dt के साथ कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, di को कर दिया, E0/L कांस्टेंट है, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos ओमेगा t/ओमेगा, चेन रूल लगा दोगे, sin ओमेगा t का -cos ओमेगा t होता है, चेन रूल लगाओगे, ओमेगा t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ओमेगा होता है, उससे डिवाइड करोगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया क्या, k। अच्छा ठीक है, तो -E0 cos ओमेगा t/ओमेगा लिखा प्लस के। देखो AC वोल्टेज क्या है, पीरियोडिक है, तो अगर वोल्टेज जो अप्लाई कर रखा वो पीरियोडिक अगर है बेटा, है ना, तो करंट को भी पीरियोडिक होना पड़ेगा। लेकिन ये कॉस फंक्शन तो पीरियोडिक है, लेकिन ये के कांस्टेंट टर्म होने के ड्यू टू ये I पीरियोडिक नहीं रहेगी। तो I पीरियोडिक तभी होगी जब k की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो देयरफॉर I = -E0 cos ओमेगा t/ओमेगा L हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमने देखा कि I = क्या था, -E0 cos ओमेगा t/ओमेगा L है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि साइन, एक चीज़ और हम लोग थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। साइन ओमेगा t -π/2 है, माइनस कामन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस कामन ले लिया, तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब ये साइन माइनस थीटा बेटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये जो माइनस है ना ये बाहर निकल के आ जाएगा साइन के, माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। आपको ये तो पता ही है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह ओमेगा टी है, 90 को π/2 रेडियन में लिखा हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, आगे माइनस है। तो अगर साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को अगर हम माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं,
तो माइनस cos ओमेगा टी को हम sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 नहीं लिख सकते क्या? तो इस माइनस cos ओमेगा टी को हमने क्या लिख दिया, sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, हियर ओमेगा एल हैज गॉट द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इज डिनोटेड बाई एक्सएल। देखो बेटा, साइन कॉस टेन ये रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। वोल्टेज को किससे डिवाइड करें कि करंट आ जाए? तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तब करंट आती है ना। वोल्टेज को आपको पता है ना, आई इक्वल टू वी अपान आर। वोल्टेज को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करते तभी तो करंट आती है। तो ई नॉट क्या है? पीक एसी वोल्टेज है, उसको हम किससे डिवाइड करें कि करंट आ जाए? ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस। तो ओमेगा एल हैज गॉट द यूनिट ऑफ या डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ओमेगा एल को हम एक्सेल कह देंगे। तो आई इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी आया है। आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो आई मैक्सिमम होगा। तो आई मैक्स इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट अपान एक्सेल, इसकी वैल्यू 1 डाल दी, और ये जो आई मैक्सिमा है इसको हम पीक वैल्यू आई नॉट कह देंगे हम, ठीक है कि नहीं? से ओके। तो ये ई नॉट अपान एक्सेल आई नॉट हो गया। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। बाई 1 and 2 वी सी दैट AC वोल्टेज लीड्स द AC करंट बाई पाई बाई 2 फेज एंगल। ठीक है, तो बच्चों ऐसा है कि पहला ग्राफ क्या होगा, E और I के बीच ग्राफ बनाते पहले। तो ये AC वोल्टेज का तो साइन वेव ऐसे बनाई दिया करो। करंट क्या होगी? पाई बाई 2 फेज एंगल से क्या होगी? पीछे चलेगी, है ना। तो आप देखो कि करंट ये पीछे चल रही है। सेकेंड, ये फेजर डायग्राम है। ई ने कितना, ये ओमेगा टी हो गया, है ना, ये ओमेगा टी एसी वोल्टेज के लिए। अच्छा, करंट आई क्या थी? पाई बाई 2 से पीछे चल रही थी, इसको पीछे बना दिया। आपको याद होगा, आपको क्या बताया था पिछली बार? ई इक्वल टू क्या था? ई नॉट साइन ओमेगा टी था, है ना, ये क्वेश्चन 1 आई थी। और करंट आई थी आपकी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब किसके लिए? फॉर इंडक्टर के लिए। तो यानी कि करंट जो है बेटा पाई बाई 2 क्या है? माइनस, पीछे चल रही थी। तो करंट पीछे चल रही है। देखो ये वोल्टेज इधर है और करंट पीछे चल रही है पाई बाई 2 से। करंट आई, या तो कहो कि करंट पीछे चल रही है मतलब लैग कर रही है, और वोल्टेज आगे कर रहा है यानी लीड कर रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि करंट आई है, मान लो वोल्टेज बी एल क्या है बेटा? वोल्टेज बी एल का मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है? उसको लीड कर रहा है। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग एसी थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर पे हमने ये कैपेसिटेंस सी है, मान लो कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। एसी वोल्टेज अप्लाई कर रखा है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी इंस्टेंट पे एसी वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है बेटा कि एक प्लेट, किसी भी इंस्टेंट पे प्लेट पे एक पे चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू होगा, दूसरे पे कितना होगा? माइनस क्यू होगा। तो Q इक्वल टू कितना होता है? CB होता है। Q इक्वल टू कितना होता है? CB होता है। इस V की जगह क्या डाल दोगे? इस V की जगह, वोल्टेज V की जगह क्या डालोगे? E डाल दोगे। तो Q इक्वल टू CB होता है, V की जगह E डाल दोगे। E की वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी क्यू अपॉन डी टी। सी ई नॉट साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? कास ओमेगा टी। चेन रूल में इंटीग्रेशन में डिवाइड करते थे, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई करोगे। इस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा। अब डी क्यू अपॉन डी टी क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई हो जाएगा करंट। ये ओमेगा इंटू सी ई नॉट कास ओमेगा टी है बेटा। इसको अगर हम ऐसे कह दें कि आई इक्वल टू ई नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी कह दें, अगर हम ये ओमेगा सी को नीचे ले आओगे तो क्या होगा? 1 अपान ओमेगा सी कह दोगे। कास ओमेगा टी को अगर हम कह दें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप देखो, खुद देखो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है कि नहीं? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। एक चीज नोटिस करोगे बेटा, हियर 1 upon omega c has got the dimension of resistance, has got the dimensions of resistance. It is called capacitive
रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको हम, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय एक्सी, ठीक है, एक्सी से डिनोट करते हैं बेटे। तो एक बात देखो जरा, ये देखो साइन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, ठीक, वो एक रेशियो है। ई नॉट वोल्टेज को किससे डिवाइड करें कि करंट आ जाए? वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, ये पूरा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। वोल्टेज को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे करंट, इसका मतलब 1/ω/c कुछ रेजिस्टेंस टाइप की चीज है ना। इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बेटे एक्सी हमने क्या निकाला था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ω/c, ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसको आगे और फर्दर क्या कह सकते हो? 1/2π/c भी कह सकते हो, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π होती है। तो तोड़ दोगे तो इसको और आगे ब्रेक करोगे तो ओमेगा को क्या कह सकते हो आप? 2π कह सकते हो आप। तो आई इक्वल टू क्या है? ई नॉट अपान 1/ω/c था ना, उसको हमने एक्सी कह दिया, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आप पीछे पेज पलट के देखिए, 1/ω/c था ना, उसको हमने एक्सी कह दिया, तो ई नॉट अपान एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अच्छा, ये ई नॉट अपान एक्सी क्या? जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो आई मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम ई नॉट अपान एक्सी को हम क्या कह देंगे? आई नॉट कह देंगे पिछली बार की तरह। तो ई नॉट अपान एक्सी क्या हो गया? आई नॉट हो गया, पीक वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इक्वेशन 1 क्या थी? एसी वोल्टेज की इक्वेशन थी, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है बेटा, है ना, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बाई 1 and 2 वी सी दैट एसी वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, क्या? लैग्स बिहाइंड द एसी करंट बाई π/2 फेज एंगल। इसका मतलब क्या है? आप देखो करंट में प्लस π/2 है, तो इसमें बेचारे में ओमेगा टी कौन आगे है? करंट आगे है, कितना एंगल से? प्लस π/2 से। तो करंट आगे का मतलब हो गया एक तरीके से वोल्टेज पीछे, पीछे मतलब लैग बिहाइंड कर रहा है। तो बाई 1 and 2 वी सी दैट एसी वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द एसी करंट बाई π/2 फेज एंगल। तो इसका ग्राफ होगा, ई का ग्राफ ये साइन वेव बना दिया करो, और करंट चूंकि आगे चल रही है तो अब की बार करंट ऊपर होगी। इंडक्टर में क्या थी? करंट क्या पीछे चल रही थी, अब की बार करंट आगे चल रही है, तो ये करंट का ग्राफ है। और ये ओमेगा टी फेजर डायग्राम है, ये एसी वोल्टेज ई है, और करंट आई क्या है उससे? ये ई तो ओमेगा टी है, ओमेगा टी से भी π/2 फेज एंगल आगे है करंट, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको ये याद रखा करो, क्या कि करंट अगर आई ऐसे है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं तो वीसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? π/2 फेज एंगल से पीछे होगा। पिछली बार वीएल क्या था? आगे था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आगे था, करंट से आगे था। अच्छा, वीसी क्या होता है? करंट आई से क्या होगा? पीछे की तरफ होगा, ठीक है कि नहीं। और नेक्स्ट में और वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, बचा हुआ पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा, ठीक है कि नहीं, कल ही।